हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में आज हम बीपीएससी टीआरई 4.0 के तैयारी के लिए या 5.0 के लिए हम जनरल स्टडीज़ के जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं वो कवर करने वाले हैं। और ये वीडियो सब के लिए ही रहने वाला है जो ये शुरुआत से शुरू कर रहे हो। भले ही काफ़ी बच्चों के जनरल स्टडीज़, सोशल स्टडीज़ जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो बेसिक से समझा इस तरह से समझाऊँगी कि अगर आप पहली बार भी सुन रहे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ क्वेश्चन और आंसर हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में जो क्वेश्चन का क्या मतलब है उससे रिलेटेड और भी चीज़ें जो है डिटेल में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ बीपीएससी के लिए ही ज़रूरी है, बीपीएससी के लिए तो है ही, साथ ही साथ क्योंकि ये सारे बीपीएससी के पीवाईक्यूज़ हैं। तो अगर आप सिलेबस जानते हैं तो ये मुझे बताने की नहीं ज़रूरत पड़नी चाहिए कि ये बाकी सभी चीज़ों में भी हेल्पफुल रहने वाले हैं, स्पेशली DSSS के लिए हो गया, है ना? चाहे वो पीजीटी, टीजीटी या पीआरटी भी हो, है ना? तो स्टार्ट करते हैं, हिस्ट्री से शुरुआत कर रहे हैं, चलो। पहला क्वेश्चन है हमारा कि मगध एंड अंगा प्लेन्स आर पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि इनमें से किस में का पार्ट है मगध और अंगा प्लेन्स, ठीक है? तो मगध और ये अंगा है क्या? अब देखो, हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया से शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें से 16 महाजनपदाज की बात हो रही है, उसमें से फिर ये क्वेश्चन है। तो मैं शुरू से बता रही हूँ, अगर ठीक है। तो पहले तो महाजनपदाज है क्या? कहानी की तरह इसको सुनना है, जो इंपॉर्टेंट लगे वो लिख लेना। महाजनपदाज है क्या, पहले हम ये समझते हैं। अर्लियर टाइम्स में लोग ट्राइब्स में रहते थे, ठीक है? जब ट्राइब्स एक जगह परमानेंटली सेटल हो गई और फार्मिंग स्टार्ट हुई, तो उस एरिया को हमने क्या बोला? जनपदा बोला। अब कुछ जनपदाज जहाँ पर लैंड ज़्यादा थी, पॉपुलेशन ज़्यादा था, पावर ज़्यादा था, तो वो गेन कर गए। मतलब जब सारी ट्राइब्स मतलब जब ट्राइब्स एक जगह परमानेंटली सेटल होने लगे, फार्मिंग शुरू हो गई, और जहाँ उन जनपदाज में जब ज़्यादा लैंड, ज़्यादा पॉपुलेशन, ज़्यादा पावर होने लगा, गेन करने लगे, तो ऐसे बिग और पावरफुल जनपदाज को मिला करके हमने क्या बोला? महाजनपदाज, हम उन एरियाज़ को बोलने लगे, ठीक है? तो महाजनपदाज क्या है? एक लार्ज टेरिटोरियल स्टेट है। और मगध और अंगा प्लेन्स ये दोनों ही महाजनपदाज थे। अब मोस्ट महाजनपदाज जो है वो रिवर के अराउंड ही डेवलप हुए हैं, अब के जितने भी उस टाइम पे है। तो जो गंगा रिवर है वो सबसे इंपॉर्टेंट थी। यहाँ पर देख रहे हो, गंगा मिडल, अपर, लोअर, है ना? तो गंगा रिवर सबसे इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि गंगा रिवर जो है एक तो फर्टाइल सॉइल के पास, वहाँ पे उसके आसपास जो सॉइल है वो बहुत फर्टाइल थी, वाटर अवेलेबिलिटी ज़्यादा थी और ईज़ी ट्रांसपोर्ट था। इसलिए जो ज़्यादातर लोग जो है ट्राइब्स जो है वो यहीं गंगा के किनारे सेटल डाउन हुई थी, जिनको हम महाजनपदास बोलते हैं। वो गंगा रिवर के अराउंड डेवलप हुई थी, इन रीज़न्स की वजह से जो मैंने बता दिया। इसीलिए हिस्टोरियंस गंगा के एरिया को क्या बोलते हैं? गंगा वैली कहते हैं। सो अब गंगा वैली के भी 3 पार्ट होते हैं, अपर, मिडल, लोअर, है ना? तो अभी क्वेश्चन यही पूछे कि किसका पार्ट है, गंगा वैली के किस पार्ट में आता है? तो इसका आंसर है बी। इसका आंसर है बी, मिडल गंगा वैली में आपका मगध और अंगा प्लेन्स आएंगे। ठीक है। अभी मगध, मगध कहाँ पर है? प्रेजेंट डे में बिहार में है। अंगा मगधा का ही मगध का ही ईस्ट साइड में है, अगेन बिहार रीजन में ही। और बिहार रीजन गंगा के मिडल कोर्स में आता है, ये आपको पता होना चाहिए। जो बिहार है वो गंगा के मिडल कोर्स में आता है, इसलिए इस मिडल कोर्स को ही हम मिडल गंगा वैली कहते हैं। इसलिए ये दोनों ही चीज़ें, क्योंकि मगध और अंगा बिहार में आते हैं, और आपको पता होगा या पता होना चाहिए कि ये जो है बिहार जो है वो मिडल गंगा वैली का बिहार में मिडल कोर्स गंगा वैली का कवर होता है। अब अपर गंगा वैली में आपका क्या-क्या चीज़ें आ जाएँगे? अपर गंगा वैली में आपका वेस्टर्न यूपी साइड आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर तो नहीं होगा, वेस्टर्न यूपी साइड। लोअर में आपका बंगाल साइड आ जाएगा, तो ये ज़्यादा ईस्ट में है। एंड हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि जो मगध महाजनपदा है वो प्रेजेंट नालंदा, गया और पटना में प्रेजेंट है, जो कि मिडल गंगा प्लेन में है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक बार देख लेते हैं। मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न पीरियड का सवाल है। क्या कह रहा है कि कौटिल्य वॉज अ प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स एट। कौटिल्य जो है वो पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर एंड इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर थे। कहाँ पर? सबसे पहले तो कौटिल्य कौन थे? ठीक है, कौटिल्य जो है वो चाणक्य, जिनको हम चाणक्य भी बोलते हैं। मैं एक मिनट दूसरा ले लेती हूँ। कौटिल्य, जिनको हम चाणक्य, चाणक्य का ही दूसरा नाम विष्णु गुप्ता भी बोल सकते हैं, विष्णु गुप्ता, इन्हीं का नाम कौटिल्य है। और वो टीचर थे, स्कॉलर थे, पॉलिटिकल थिंकर थे। ये फेमस है अपनी बुक के लिए, जिनकी इनकी बुक का नाम है
अर्थशास्त्र, ठीक है, लिख लेना, इनकी बुक का नाम है अर्थशास्त्र, बुक का नाम है, ठीक है, अर्थशास्त्र। ओके, तो हाँ, इसलिए हम इनको पहले टीचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। प्रोफेसर कहाँ के हैं, तो इसका आंसर है तक्षशिला के, ठीक है। तो तक्षशिला इसका आंसर हो जाएगा, तक्षशिला। ये 2023 में आया है शिफ्ट 2 में। चलो, अब तक्षशिला वन ऑफ द एंशियंट सेंटर माना जाता है लर्निंग के लिए। यहाँ पर उन्होंने मगध में आने से पहले उन्होंने यहाँ पर काम किया था एज अ टीचर, और बाद में किसकी बात हो रही है अभी, चाणक्य की, है ना। तो ये जो थे, उन्होंने बाद में चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प की थी मौर्यन एम्पायर खड़े करने के बारे में। मैं ये कुछ और बातें बता रही हूँ, कौटिल्य के बारे में, चाणक्य के बारे में, ठीक है। इन्होंने बाद में चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प की थी मौर्यन एम्पायर एस्टैब्लिश करने में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मिसलेनियस क्वेश्चन है। द आयरन पिलर वंडर ऑफ एंशियंट इंडियन मेटलर्जी इज सिचुएटेड इन, कहाँ सिचुएटेड है, तो फिर ये सिचुएटेड है दिल्ली में, ये आप जानते होंगे, ठीक है। अब देखो, इसमें जो इम्पोर्टेंट है बताने का मेरा ये है कि सबसे पहले तो अगर आपसे पूछ ले कि गोल्डन एज ऑफ एंशियंट इंडिया हम किसको बोलते हैं, गुप्ता पीरियड को, ठीक है। गुप्ता पीरियड को हम गोल्डन एज ऑफ एंशियंट इंडिया कहते हैं, ठीक है। और ये जो आयरन पिलर है आपको इसी पीरियड में देखने को मिलेगा, गुप्ता पीरियड में, और वो भी पर्टिकुलरली कौन से, गुप्ता पीरियड के अंदर कौन से, तो चंद्रगुप्त सेकंड, विक्रमादित्य, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आपका बेस हाइट जो भी है वो देख सकते हो। और एक और बात जो मैं आपको बता दूं कि ओरिजिनली ये दिल्ली में नहीं था, ये पिलर आप बहुत फेमस है, आपने सुना होगा या हो सकता है देखा भी होगा, आप दिल्ली के ही हैं तो, या देखा भी होगा। और पहली बार ये विष्णु पदागिरी द्वारा सेटअप किया गया था। और ये कहाँ सेटअप किया था, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आयरन पिलर सबसे पहले कहाँ था, तो वो था उदयगिरी में, ठीक है। वो कहाँ था, उदयगिरी में था, जो कि सांची के पास है, मध्य प्रदेश में था, यानी कि एमपी में था, लेकिन बाद में उसको जो है दिल्ली में ले आया गया, ठीक है। और ये किसके द्वारा इरेक्टेड था, किसके द्वारा सेटअप था, चंद्र के द्वारा। और ये आप कह सकते हो ऐसा, मतलब पाया गया संस्कृत इंस्क्रिप्शन के थ्रू कि ये कि विष्णु जी के स्टैंडर्ड को डेडिकेटेड है, मतलब विष्णु जी का रिलीजियस सिंबल की तरह डेडिकेटेड है। चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे ये बनाया गया था, ठीक है। हाइट एंड ये सारी चीजें आप देख लेना, समझ में आया। चलो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खीर भवानी फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड, कहाँ पर किया जाता है, खीर भवानी फेयर जो है कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो इसका आंसर है हमारा सी, इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो ये एक हमारा रिलीजियस कल्चरल फेयर है, और ये कश्मीरी पंडित ट्रेडिशन से रिलेटेड है। और खीर भवानी जो कि एक तरह से माना जाता है कि ये गॉडेस दुर्गा जी का फॉर्म है, हिंदू गॉडेस में। और जैसे आपको श्रीनगर में देखने को मिलेगा। अगर मैं और चीज़ें इसमें से बताऊं, इसमें क्या लिखा है, सेलिब्रेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। ये जो एनुअल खीर भवानी फेयर है, साल में एक बार खीर भवानी फेयर जो है वो लगता है जम्मू एंड कश्मीर में। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, ज्येष्ठ अष्टमी में, ठीक है, ज्येष्ठ अष्टमी में सेलिब्रेट किया जाता है। और कहाँ पर, रंगना देवी टेम्पल में, जो कि एक हिंदू टेम्पल है, आप ये डिस्टेंस देख लेना, श्रीनगर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The historical दक्षिणापथ region is situated in between। देखो दक्षिणापथ पहले है क्या, एंशियंट इंडियन हिस्टोरिकल टेक्स्ट में इंडिया जो है ब्रॉडली दो भाग में डिवाइडेड था, ठीक है। इंडिया जो है, क्योंकि हम एंशियंट इंडिया की बात कर रहे हैं, है ना, तो आप ऐसा समझ लो कि आपका एंशियंट इंडिया कवर हो रहा है क्वेश्चंस के थ्रू। तो इंडिया जो है एंशियंट हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इंडिया दो पार्ट्स में डिवाइडेड है मेरे ख्याल से, ठीक है। एक उत्तरापथ जिसको नॉर्दर्न रूट बोलते हैं, और एक हमारा
उत्तरापथ, ये देखो ये छोटी वीडियो रहेगी। अभी दक्षिणापथ, तो अगर इसमें रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तभी मैं ये कंटिन्यू करूँगी, तो इसमें शायद मैं 10 क्वेश्चंस करवाऊँ मे बी। तो दक्षिण से आपको समझ आ रहा है कि ये साउदर्न पार्ट की बात हो रही है और ये नॉर्दर्न पार्ट की बात हो रही है। तो डज नॉट मीन कि सारा ही साउथ इंडिया दक्षिणापथ मतलब, है ना। इट रेफर्स टू दी जो कि आपका विंध्यास के साउथ वाला रीजन है, विंध्यास का साउथ वाला रीजन, बट ना ही बहुत ज़्यादा और डीप साउथ भी नहीं, तो मिडल साउदर्न जोन आप कह सकते हो, मिडल साउदर्न, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम साउथ भी नहीं। ठीक है, अब ये कहाँ सिचुएटेड है, ये दो नेचुरल बाउंड्रीज के बीच में सिचुएटेड है। अब क्वेश्चन यही पूछ रहा है, बिटवीन, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बिटवीन विच रीजन, है ना, यानी कि नॉर्दर्न बाउंड्री और साउदर्न बाउंड्री के बीच में कहाँ पर स्थित है ये। तो हमारा इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये विंध्याचल रेंज एंड कृष्णा रिवर के बीच में स्थित है दक्षिणापथ रीजन। ठीक है, अब जो विंध्याचल रेंज है, एक मिनट, जैसे कि मैंने बताया, ये आपसे पूछ रहा है कि नॉर्दर्न बाउंड्री और साउदर्न बाउंड्री के बीच में कहाँ पर स्थित होता है, और मैंने बताया कि दक्षिणा पार्थ जो है ये बहुत एक्सट्रीम साउथ में भी नहीं, मिडल साउथ में, है ना, मिडल साउथ में बताया अभी, मतलब मिडल साउदर्न जोन में है। तो अब देखो विंध्याचल रेंज आपका नॉर्दर्न है, नॉर्थ बाउंड्री है, ठीक है, ऐसे समझ लेते हैं, नॉर्थ बाउंड्री है, और आपका जो कृष्णा रिवर आता है वो साउथ बाउंड्री में आएगा। ये क्या लिख दिया मैंने, ठीक है, साउथ बाउंड्री में आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखा है, दक्षिणापथ मीन्स रूट लीडिंग टू दी साउथ। ठीक है, मतलब वो रूट जो कि साउथ की तरफ जा रहा है, और ये विंध्याचल और कृष्णा रिवर के बीच में लोकेटेड है, ये ध्यान रहेगा। विंध्याचल और कृष्णा रिवर के बीच में क्या लोकेटेड है, दक्षिणापथ, मतलब वो दक्षिण की तरफ जा रहा है, वो वाला रास्ता रास्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब मेडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तुगलक डायनेस्टी से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इबन बतूता, द फेमस मुस्लिम एक्सप्लोरर हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रिगाइम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, बिलोंग टू विच कंट्री। अब जो इबन बतूता है, जो कि फेमस मुस्लिम एक्सप्लोरर है, जो इंडिया आए थे किस टाइम पे, जब मोहम्मद बिन तुगलक का राज चल रहा था, तो ये इबन बतूता कौन से कंट्री से आए थे। तो इसका आंसर है मोरक्को। ठीक है, ये कहाँ से आए थे, मोरक्को से आए थे। वो एक मोरक्कन एक्सप्लोरर थे, जो कि इनके बारे में हमें चीज़ें, कुछ चीज़ें तो क्वेश्चन से ही समझ में आ गई। अब क्यों ज़रूरी है ये, हिस्ट्री में इनका नाम, इब्न बतूता का नाम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन्होंने इंडिया के बारे में लिखा था एज एन आई विटनेस, क्योंकि वो खुद ट्रेवलर थे, है ना। और कुछ अगर अदर चीज़ें की बात करें, तो यहाँ देखो क्या लिखा है। हाँ देखो, ही वॉज नोन फॉर द अकाउंट ऑफ हिज जर्नी कॉल्ड रिहिला। ठीक है, इस जर्नी के लिए फेमस थे, क्या नाम है, रिहिला। चलो, अब ये क्वेश्चन है हमारा ब्रिटिश मॉडर्न का है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया का है। क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम इंडियाज अनऑफिशियल एम्बेसडर टू इंग्लैंड, मतलब वो एक तरह से अनऑफिशियल तरीके से इंग्लैंड का एम्बेसडर बन गए थे। तो इसका आंसर है दादा भाई नरावजी। ठीक है, जिनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, दादा भाई नरावजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। एंड और क्या कहते हैं, अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू इंग्लैंड। ठीक है, ही वॉज अ मॉडरेट, जस्ट अ मिनट, लाइट कट गई। ओके, सो क्या लिखा है, ही वॉज अ मॉडरेट लीडर एंड द फर्स्ट एशियन, मतलब पहले एशियन थे जिन्होंने ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सर्व किया था। एंड इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन फाउंड किया था 1866 में। हमारा 8th क्वेश्चन है, द इंडियन इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 स्टिपुलेटेड दैट
इंडियन इमिग्रेशन एक्ट क्या कहा था उन्होंने? वर नॉट अलाउड टू लीव द टी गार्डन विदाउट परमिशन, नॉट अलाउड टू लीव द फॉरेस्ट विदाउट परमिशन, या वर नॉट अलाउड टू मैरिड। तो देखो, अगर मैं इसका थोड़ा-सा बैकग्राउंड बताऊँ कि ब्रिटिश रूल के टाइम पे लार्ज टी प्लांटेशन डेवलप होते थे, है ना? स्पेशली असम में। एंड ब्रिटिश को क्या चाहिए था? उन्हें चीप, सस्ते और कंट्रोल्ड लेबर चाहिए थे कि सारा कंट्रोल उनके हाथ में ही हो, उनके अकॉर्डिंग ही काम करे। सो प्लांटेशन वर्कर्स को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ब्रिटिशर्स ने लॉ पास किया। लॉ का नाम क्या था? इंडियन इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। ठीक है? हाँ, तो ये वर्कर्स के मूवमेंट से रिलेटेड ही था, इमिग्रेशन एक्ट। और यस, तो मतलब इसमें कहा है कि इसमें क्या कहा गया था, स्टिपुलेटेड क्लियरली क्या स्टेट कहा गया था। तो इसमें ये कहा गया था कि प्लांटेशन वर्कर्स जो है वो अलाउड नहीं है कि वो टी गार्डन को छोड़े विदाउट एनी परमिशन। ठीक है, इसमें ये चीज़ें कही गई थी। प्लांटेशन वर्कर्स को लीगली रेस्ट्रिक्ट किया गया था कि आप टी गार्डन से बिना परमिशन के नहीं जा सकते हो, जो कि परमिशन रेयरली ही दिया जाता था। सॉरी। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा जो है वो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया है? इन्हें बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, हमने अभी देखा था। और ये आया हुआ क्वेश्चन है 2024 में। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया हम दादा भाई नराउजी को बोलते हैं। एंड इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? अभी इससे पहले हमने बात किया था, क्या बोलते हैं? अनऑफिशियल एम्बेसडर, इंडियाज अनऑफिशियल एम्बेसडर टू इंग्लैंड भी बोलते हैं, और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। इन्होंने किससे इंट्रोड्यूस कराया था? ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी इन हिज बुक। ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के बारे में बताया था अपने बुक में, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि 1901 में पब्लिश हुई थी। टेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मेन कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया? इंडिया के टाइम में, इंडिया में ब्रिटिश रूल के टाइम में डिफॉरेस्टेशन हो रहा था, है ना? उसका मेन कॉज क्या था? मतलब पेड़ कट रहे थे। तो देखो क्या कह रहा है, टू मीट द डिमांड ऑफ स्लीपर्स ऑन द रेलवे ट्रैक्स and supply of timbers for the Royal Navy, to meet the demand of plant forest and plantation of tea and coffee, to improve land, to meet the demands of expanded cultivation, more than one above. तो मेरे हिसाब से मोर देन वन होना चाहिए, 2023 में आया वो क्वेश्चन है। यस, ऑप्शन डी इज यस, मोर देन वन अबव। तो देखो कहानी क्या है। पहली बात तो इसमें क्या बोला गया है कि जो मेन रीज़न है डिफॉरेस्टेशन का, वो क्या था? एक तो आपको लैंड ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करने थे ताकि आप एक्सपैंडिंग फार्मिंग की डिमांड्स को पूरी कर सको, और आपको ज़मीन चाहिए, उसके लिए आपको पेड़ वेड़ काटने पड़ेंगे। ठीक है, एक ये हो गया। उसके साथ साथ रेलवेज़ का भी डेवलपमेंट हुआ था उस टाइम पे, और टी और कॉफ़ी प्लांटेशन का भी डेवलपमेंट हुआ था, और भी ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। तो ये तीनों ही रीजंस थे जिसकी वजह से फॉरेस्ट को काटा जा रहा था और डिफॉरेस्टेशन तेज़ी से बढ़ रहा था। अब देखो, इनिशियली ब्रिटिश रूल से पहले फॉरेस्ट को यूज़ किया जाता था लोकल कम्युनिटीज़ के द्वारा ग्रेजिंग करने के लिए, फ्यूल के लिए, स्मॉल स्केलिंग फार्मिंग के लिए। तो इतना ज़्यादा मैसिव लेवल पे या सिस्टमैटिक लेवल पे डिफॉरेस्टेशन आपको देखने को नहीं मिलता था। लेकिन ब्रिटिश रूल के टाइम पे क्या चेंज हुआ? फॉरेस्ट को अब ब्रिटिशर्स तो हर चीज़ को प्रॉफिट के नज़रिए से देखते हैं। अब उन्होंने जंगल को देखा इकोनॉमिक रिसोर्स की तरह। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन कई रीजंस की वजह से हुआ। एक तो उस टाइम पे, ब्रिटिश टाइम पे ही तो रेलवेज डेवलप हुए हैं ना, एंड रॉयल नेवी। तो रेलवे बहुत रैपिडली एक्सपैंड हो रहे थे इस टाइम पे, 1850s के अराउंड मान लो। और जो वुडन स्लीपर्स है, वो भी ह्यूज नंबर में ज़रूरत पड़ती थी, जिसके लिए आपका टिम्बर जो पेड़ से ही मिलेगा, है ना, उसकी ज़रूरत पड़ती थी शिप्स बनाने के लिए। हाँ, फॉर शिप्स के लिए ऑफ द रॉयल नेवी। प्लांटेशन के लिए भी टी एंड कॉफ़ी, जैसे ऑप्शन में बताया गया, लार्ज फॉरेस्ट एरियाज जो है उनको क्लियर किया जाता था ताकि असम में टी प्लांटेशन आप कर सके। कॉफ़ी प्लांटेशन भी वैसे ही सेम साउथ इंडिया में। तो इसके लिए फॉरेस्ट को क्लियर करने की ज़रूरत पड़ रही थी, क्योंकि आप मतलब ज़मीन दोगे तभी तो हम प्लांटेशन करेंगे ना टी की। तो इसलिए पेड़ों को काटे जा रहे थे। कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, क्योंकि ब्रिटिश रेवेन्यू सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा लैंड चाहती थी जिसके अंदर वो कल्टीवेशन एग्रीकल्चर कर सके। तो मल्टी कैजुअल रीजंस थे, तो हम ये देख सकते हैं।